ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि जो भी जीडीएस में अभी जो कैंडिडेट जो भी सिलेक्शन हुए हैं ना, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और उनकी सैलरी वगैरह क्या क्या रहेगी, वो सभी हम अभी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, जो जीडीएस शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है, मतलब जो भी चाहिए, वो है पहला उनका 10th क्लास मार्कशीट चाहिए। ठीक है, और ओरिजिनल चाहिए, और उसके साथ साथ आपका जो फ़ोटो कॉपी वगैरह है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, वो आपको लाके उनको देना पड़ेगा उस समय, मगर ओरिजिनल चाहिए पहले। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड ले सकते हो, या अपना पैन कार्ड ले सकते हो, या आपका 10th मार्कशीट लेते हो। अगर आपका 10th मार्कशीट में नहीं मेंशन है आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उस समय आप आधार कार्ड वगैरह ले सकते हो या पैन कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा है आइडेंटिटी प्रूफ है। आइडेंटिटी का मतलब है जो आपका पहचान का, ठीक है, वो होता है, आधार कार्ड भी होता है, पैन कार्ड भी होता है। अगर अदर वैलिड आईडी, गवर्नमेंट आईडी का मतलब है वोटर आईडी है आपके पास तो चलेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ये मेन है। ठीक है, ये आपको ज़रूर आप तो चाहिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन डालते हो तो उसमें आपका कास्ट भी मेंशन होता है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट में भी आपका अगर एससी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, या ईडब्ल्यूएस में आते हो, इकोनॉमिकली वीक हो आप, उसमें आते हो, या जनरल आते हो, तो आपको जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको लाना होगा। उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, मतलब जो फिजिकली जो डिसेबिलिटी है, तो वो भी अपना जो क्या करेंगे, वो अपने जो सर्टिफिकेट है वो भी लाएंगे। उसके साथ साथ जो रेसिडेंस या एड्रेस प्रूफ का जो भी है, तो वो आपका आधार कार्ड के ऊपर हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो आपको चाहिए, क्योंकि जब भी आपका वहाँ रिक्रूटमेंट होगा तो उस समय आपको फ़ोटो वगैरह भी देना पड़ता है। तो आप मेरे हिसाब से 4 फ़ोटो तो आप ला के रख लो अपने पास, या उससे भी ज़्यादा है तो ला लो, कोई दिक्कत नहीं। और जो अप्लाइड एप्लीकेशन प्रिंट आउट, मतलब जो अभी आपने अप्लाई किया था उसके बाद आपने सिलेक्शन हुए होंगे ना, आपको एक मेल आया होगा या एक एसएमएस आया होगा। ठीक है, तो जो आपने एप्लीकेशन डालते हैं तो उसका भी प्रिंट आउट आपको चाहिए। ठीक है, वो भी आपको चाहिए। और ये मेडिकल जो सर्टिफिकेट होती है, ये एक्चुअली लास्ट में होती है। ठीक है, जब आपका 2 बार वेरिफिकेशन होती है, कभी कभार एक ही बार में कर देते हैं, मगर जब आपका ये होता है, जब आपको चार्ज रिपोर्ट देते हैं ना, मतलब ज्वाइनिंग के, जब आप ड्यूटी को ज्वाइनिंग होते हो ना, तो उस समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ये आप हमेशा ध्यान रख लो अपने यहाँ, ऐसा नहीं कि मत भूलो। ठीक है, डेडलाइन का मतलब है तुम हिंदी में क्या बोलते हैं, जो अंतिम समय से पहले। ठीक है, तो आपको एक एसएमएस आया होगा, ठीक है, या एक मेल आई होगी, तो उसमें आपको एक डेट भी मेंशन रहेगा कि इतने तारीख के अंदर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए, वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्या करना, उसी डेट के अंदर आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमेशा जो लोकेशन रहती है वो है एचओ रहती है, मतलब हेड ऑफिस होती है, या डिवीज़न ऑफिस, या आप जिस डिवीज़न में भी आप सिलेक्शन हुए हैं ना उसका एचओ रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जाके आपका वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर और कभी कभार क्या होता है कि आपका जो ये होता है, जो अभी आपने शॉर्ट लिस्ट भी हो रखे हो, तो कभी कभार आपको रिजेक्शन भी हो जाता है। वो किस किस वजह से होती है, कभी कभार क्या होता है, जो आपका नाम है वो मतलब वो सही नहीं रहता। कभी कभार 10th मार्क्स कार्ड के ऊपर जो नाम है और जो आपने एप्लीकेशन में डाले, दोनों का नाम फ़र्क आ सकता है, तो उस समय आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्शन हो जाता है। कभी कभार उम्र भी, एज का मतलब है उम्र के ऊपर भी डिपेंड होता है। और जो आपका जो सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन मतलब है जो आपने पढ़ाई की है, जो 10 का जो मार्कशीट है, वो उसका जो अभी जो आपने मार्क्स वगैरह आपने डाले हो, ठीक है, जब एप्लीकेशन डालते समय वो सभी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी अगर इनमें कोई भी दिक्कत है तो आपका जो ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो जब आप सिलेक्शन वगैरह हो जाते हो उसके बाद ये भी हो जाता है। और ये एक बात ज़रूर याद रखो, मैं यहाँ मेंशन कर रखा हूँ, देख लो। ठीक है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट्स है ये वैलिड रहते हैं। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखो पहले,
और इसका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनेंगे जब आपको हायर अथॉरिटी जब आप सिलेक्शन प्रोसीजर में आओगे तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कर लो। और इन इन सभी के बाद आपका जो सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि वो आपको पूछेंगे कि किस समय आप ड्यूटी ज्वाइन करोगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से बोल दो और अपने हिसाब से जो भी जहाँ आपका प्लेसमेंट मिल रहा है, जहाँ भी आपका सिलेक्शन हो रही है, वहाँ जाके कमरा वगैरह देख लो। उसके बाद आप देखो कि घर से सामान जो भी लाना है, क्या क्या लाना है, वो सभी देख लो, ठीक है। और ये मेरी यूट्यूब चैनल का आईडी है, ठीक है। SMR ब्लॉग्स 1103 है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को फॉलो कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। और अभी देखेंगे हम जो GDS पोस्ट में क्या होते हैं ना, टोटल 3 प्रकार के पोस्ट आते हैं और जो आपकी बेसिक सैलरी वगैरह भी पूछते रहते हैं ना, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो GDS में पोस्ट आते हैं, पहले 3 पोस्टें होती है, ठीक है। हर एक BO में 3 पोस्टें आती है, अलग अलग होती है। पहले होती है BPM, ठीक है। BPM का मतलब है ब्रांच पोस्ट मास्टर। और दूसरी जो है ये BPM है, इसको बोला जाता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और जो तीसरी है वो है डाक सेवक, ठीक है, ठीक है। ये अब ये 3 हो गए। डाक सेवक को APPM भी बोला जाता है, मगर एक्चुअली इनको डाक सेवक ही बोला जाता है, ठीक है। आपको ये समझना चाहिए। ये जो 3 है, ये 3 जो है ये कैटेगरी है या पोस्ट है, आप समझ लो, ठीक है। और जैसे तुम हिंदी में बोलते हो वर्ग बोलते हो ना, तो ये 3 एक वर्ग है, ठीक है। उसी GDS में ही आता है, ग्रामीण डाक सेवक में ही आती है, ठीक है। ये समझ लो। और अब हम ये देखेंगे कि उनका काम कैसा रहेगा और उनका पेमेंट वगैरह कैसे कितनी कितनी मिलती है, ठीक है। अभी यहाँ देखो BPM है, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है। तो इनका काम क्या होता है ना कि ये पूरा ऑफिस का जो है मतलब लेखा देखिए, सब कुछ देखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस वर्क्स वाट एवर इट्स इंक्लूड्स, मतलब उसमें ऑफिस वर्क में जो भी आएगा वो सभी किसको करना पड़ेगा, वो BPM को करना पड़ेगा। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे हो गया मेल्स वगैरह, मेल का मतलब जो चिट्ठियाँ वगैरह होती है, पासबुक एंट्रीज मतलब पासबुक का दस्तखत करना उनका, और विड्रॉल्स या डिपॉजिट्स मतलब निकासी वगैरह बोलते हैं। और जो डिपॉजिट का मतलब है जो नगदी देते हैं, जो भी है वो सभी का जो काम है, पूरा जो ऑफिस का काम रहेगा वो BPM देखेगा, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर ही देखेगा। इनका ही काम होता है। उसके बाद देखेंगे इनका बेसिक सैलरी है 12,000 रहती है, ठीक है। और इनको क्या होता है TADA वगैरह जो इंक्लूडिंग इनको TADA और अदर अलाउंस भी मिलती है। तो वो सभी मिला के मेरे हिसाब से लगभग 17,000 तक इनका पेमेंट मिलती है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, मगर मैं तो ये अभी बेसिक पकड़ा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। मगर बेसिक सैलरी तो 12,000 मिलेगी मिलेगी, ये तो परफेक्ट है, ठीक है। आपको आपका जो एप्लीकेशन डाले हो आप उसमें भी ये दिखा देगा। और उसके बाद ABPM आता है। ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में दो दो होती है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है मेल कलेक्टर का काम भी लगा देता है, ठीक है। पहले ये मैं समझाता हूँ मेल कलेक्टर का काम क्या होता है। इनका काम ये होता है कि यहाँ लिखा हूँ मैं, प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ द मेल बैग्स, दोज आर द ओपन एंड क्लोज बैग्स फ्रॉम द ट्रांजिट ऑफिस टू द अपॉइंटेड और जॉइंट ऑफिस, ठीक है। या इसका रिवर्स भी रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एक ट्रांजिट ऑफिस होती है, ये भी एक BO रहती है, मगर ट्रांजिट ऑफिस का मतलब ये होता है कि वो 4-5 BO का जो अलग अलग BO का क्या होता है वो बैग इनके पास आते हैं, जो मेल बैग मतलब जो चिट्ठी का बैग आता है ना, तो इनके पास आता है। तो इनसे क्या इनसे लेकर आपको जो जहाँ आपकी सिलेक्शन है वहाँ आपको ले जाना पड़ता है, ठीक है। वो जो बैग यहाँ से जाता है वो होता है ओपनिंग बैग, ठीक है, ओपनिंग बैग होता है। और जो वहाँ वो बैग जब आप अपने BP जो यहाँ ओपनिंग बैग आपको मिलेगा वो ले जाके आप अपने BPM को दोगे। ये जो है उसको ओपन करेंगे और उसमें जो भी आर्टिकल्स वगैरह है वो सभी वो अपना अपना काम कर लेंगे। और उसके बाद ये आपको जो BPM में ये आपको एक बैग देंगे, ठीक है, एक क्लोज बैग देंगे आपको। जो ऑफिस का जो वर्कलोड जो है वो कंप्लीट होने के बाद जो आपको एक क्लोज बैग देंगे, मतलब जो बैग बंधा हुआ वो देंगे क्लोज बैग। तो उसको लाके आपको फिर ट्रांजिट ऑफिस में देना है, ठीक है। ये आपका ड्यूटी खत्म हो गई, ठीक है।
और अगर असिस्टेंट का काम है तो असिस्टेंट का काम क्या होते हैं, जो ऑफिस में जो भी बीपीएम है तो उनके रिगार्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अगर वो कोई बोलेंगे कि थोड़ा ये कर देना वो कर देना, तो ऑफिशियली ठीक है, बस जो ऑफिस का काम है उतना ही करा सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर वो अपना घर का कोई पर्सनली काम करे तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप कर सकते हो, वरना वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मगर जो ऑफिशियली जो भी वो काम वगैरह रहते हैं वो आपको करना पड़ता है, ये होते हैं असिस्टेंट, ठीक है। और इनका बेसिक सैलरी होती है 10,000, ठीक है। और इनका टीए डीए वगैरह मिला के और जो भी दूसरे अलाउंस वगैरह जो भी आते हैं 15,000 के आसपास आते हैं, 15,000 के ऊपर ही आते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। और मैं भी एबीपीएम ही हूँ। और जब मैंने आया था तो मेरे सैलरी भी लगभग 15,000 के ऊपर ही था, ठीक है। और लास्ट में आता है डाक सेवक। डाक सेवक का काम ये होती है कि भाई चिट्ठी बांटने का काम होता है, घर घर जाके चिट्ठी बांटना पड़ता है। जिसके नाम के ऊपर वो चिट्ठी आती है उसी आदमी को जाके चिट्ठी बांटना पड़ता है। चाहे जिनका उनका जो भी बीओ के अंडर जहाँ भी उनका आता है तो वहाँ जाके उनको चिट्ठी बांटना पड़ता है, ठीक है। इनका काम ये रहेगा बस। और ये इनको जो डाक वगैरह मिलती है ना, तो ये जो एबीपीएम जो ले जाके देते हैं ना, ट्रांजिट ऑफिस से जो ओपनिंग बैग ले जाता है, जब बीपीएम ओपन करता है ना, तो बीपीएम ओपन करने के बाद अगर उस बैग में चिट्ठी वगैरह है ना, तो वही चिट्ठियाँ क्या होते हैं, डाक सेवक को दिया जाता है बांटने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद डाक सेवक अपना काम करता है और अपना काम निभा के जो भी घर में जो भी कस्टमर्स रहते हैं तो उनके पास जाके जिनके नाम के ऊपर चिट्ठी आ रखे तो उनको जाके वो बांटते हैं, ठीक है। बस ये इनका इतना काम होता है। और इनकी सैलरी और डाक सेवक का और जो एबीपीएम है इन दोनों का सैलरी सेम होती है, ठीक है। ये 100-200 रुपये का फ़र्क आ सकता है, इससे ज़्यादा 1 रुपये भी फ़र्क नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये मैं सोचता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा है, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लो, फॉलो कर लो और कमेंट कर लो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी बीपीएम को, एपीपीएम को या इवन डाक सेवक को भी दिक्कत हो रही है किसी भी आपकी काम में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं आपके उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक वीडियो बना के मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद।